क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते हैं तो उनके आंसर गलत होने के चांसेस पूरे रहते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश और मेरा नाम है भारत। तो आइए शुरू करते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में डू मतलब करना, हमें क्या करना है। डायरेक्टेड यानी हमको इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं, यानी हमें निर्देश कैसे मिले हैं। भाई जैसे हमें निर्देश मिलेंगे उसी तरीके से हमें उसको करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफ अनलेस के ऊपर कि इफ अनलेस वाले पोर्शन में मैक्सिमम बच्चों को समस्या होती है, प्रॉब्लम लगती है उन्हें कि आखिर ये होता कैसे है। तो इफ अनलेस वाले पोर्शन में क्या है, इफ का मतलब क्या होता है, यदि, अनलेस में दोनों चीज होती है, इफ प्लस नॉट। तो हम यहाँ एक कंडीशनल क्लोज टाइप है कि कोई कंडीशन दी जाती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इफ मतलब आपको कंडीशन है यहाँ पे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ऑब्वियसली ये वास्तविक बात है कि अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे, आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, या हम कहें कि आप पास नहीं होंगे। फेल को हम नॉट पास भी लिख सकते थे। तो हम जैसे ही इसको अनलेस के साथ लगाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि अनलेस में ऑलरेडी इफ के साथ साथ नोट भी उसमें इंक्लूडेड है, यानी उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है। हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये कहता है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है, ऐसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। हम जैसे ही अनलेस लगाते हैं इफ को हटाकर, तो अनलेस होने का मतलब ये है कि अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस नॉट आ चुका है, तो हम पहला जो सेंटेंस है हमारा उसमें से नॉट हटा देंगे। और नॉट अकेला नहीं हटेगा, नॉट हटेगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके, डू, डज या डिड। ये तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब उसके साथ होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ हट जाएगी। तो हम सीधा सीधा डू नॉट भी हटा देंगे। क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सेकेंड सेंटेंस में हमारे कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दूसरे सेंटेंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, इफ शी डज नॉट इनवाइट मी आई विल नॉट गो देयर। इफ की जगह हम अनलेस यूज करते हैं तो ये होगा अनलेस शी डज नॉट, एक साथ रिमूव हो जाएगा तो यहां आ जाएगा इनवाइट। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां डज नॉट था, तो यहां पे सिंगुलर मेन वर्ब को एस लगा के सिंगुलर बनाना है। सेंटेंस जो है हमारा बनेगा अनलेस शी इनवाइट्स मी आई विल नॉट गो देयर। ये हमारा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। क्या होगा, अब चूंकि हमारा दोनों ही सेंटेंस जो इसमें है वो दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि जैसे ही हम अनलेस लगाते हैं तो हमारे पास यहां हटाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी से अभिप्राय है हमारा, नोट यहां पे नहीं है। अब जब नोट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस होंगे हमारे, चलिए देखते हैं। इफ यू रन फास्ट, तो हमने इफ को रिमूव किया और हमने लगा दिया अनलेस। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट हैव परमिट यू कैन नॉट इंटर। तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे इफ है, डू नॉट है, हम इसको डायरेक्ट कर देंगे अनलेस यू हैव परमिट यू कैन नॉट इंटर। अनलेस यू हैव परमिट यू कैन नॉट इंटर। इस तरीके से हमने इसको समझा कि भाई अगर हमारा दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव हैं तो हमें सेकंड सेंटेंस को नेगेटिव करना होगा। पहला सेंटेंस भी पॉजिटिव, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव, तो हमें दूसरे को नेगेटिव करके लिखना पड़ा, यानी उसमें हमें नोट लगाने की जरूरत पड़ी। अगर सेंटेंस पहला नेगेटिव है तो हमें पीछे वाले सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें पहले सेंटेंस में से नोट हटा देना है और पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा एज इट इज सेकंड वाला लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे अगर हमें मिल जाती हैं तो इनके बाद कुछ नहीं, सिर्फ हमें
नॉट लगा देना है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, अब इसको हम जैसे ही करते हैं तो ये हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, दैट्स इट। इतने से काम में हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास डू, डज या डिड है, अगर सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है, डू, डज या डिड, अगर ये है तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास एक लॉजिक है कि हम डायरेक्ट क्या करें, ये अगर वर्ड हमें दिख जाते हैं तो इसके तुरंत बाद हमें लिख देना है नॉट डू। हमें क्या लिख देना है, नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड द वर्क वेल, इसको हमने जैसे किया, हमारे पास डिड है तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, ही डिड नॉट डू, नॉट डू हम जोड़ देंगे डिड के बाद, नॉट डू द वर्क वेल। तो ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, सो दैट। अब सो दैट को जब हम यूज कर रहे होते हैं कि हमें किस तरीके से सेंटेंस में सो दैट का यूज करना है, तो कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। वो क्या है, सो दैट का हम जैसे यूज कर रहे हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें वेरी लगा होगा तो फुल स्टॉप भी लगा होगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें टू, TOO और TO2 लगा होगा। तो सेम वैसे के वैसे कि इन दोनों को रिप्लेस करके इनकी जगह सो लग जाता है और इनको रिप्लेस करके दैट लग जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि वेरी को हटा के हमें सो लगाना है, अगर टू वाला है TOO2 तो हमें सो लगाना है, फुल स्टॉप लगा है तो और टू लगा है तो। ये इस तरीके से हमारा एक सिस्टम है कि हम इस सिस्टम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक लॉजिक है कि भाई इन वर्ड्स के प्लेस पे सो दैट आने वाला है, क्योंकि ये सो दैट डैश डैश करके सो दैट है, इकट्ठा सो दैट नहीं है, इकट्ठा एक साथ सो दैट नहीं है कि ये एक साथ आ जाएगा, क्योंकि इसमें गैप है। इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई वर्ड जरूर आने वाला है। देखिए सेंटेंस हमारे सामने है क्या, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब हमारे सामने सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ वेरी लगा हुआ है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। अब जैसे हमने बात की थी कि वेरी वाला सेंटेंस होगा उसमें हमें फुल स्टॉप मिलने वाला है, तो ये हमारे पास फुल स्टॉप है। इस फुल स्टॉप को जैसे हटाएंगे इसकी जगह लग जाएगा दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। हमने वेरी को हटाया, सो लगा दिया, हमने फुल स्टॉप को हटाया, दैट लगा दिया, सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट आ रहा है हमारे सामने कि इसमें क्या स्थिति बनने वाली है कि भाई ये नया जो सेंटेंस हमारे सामने है, इस सेंटेंस में क्या होगा। क्या सेंटेंस है, ही इज टू टायर्ड टू रन। तो हमने अभी एक चीज देखी थी कि भाई टू के प्लेस पे भी हम क्या कर दे रहे हैं, TOO2 के साथ के स्थान पे हम सो लगा रहे हैं, TO2 के स्थान पे हम दैट लगा रहे हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, ही इज, इस टू की जगह पे हमने लगाया सो टायर्ड दैट, टू ये वाला हटने वाला है, TO2 इसकी जगह लगेगा दैट, भाई टू की जगह दैट और TOO2 की जगह सो। तो सेंटेंस हमारा बनता है ही इज सो टायर्ड दैट। अब यहाँ पे अधूरापन महसूस आ रहा है कि अगर हम इसमें डायरेक्ट रन लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अब हमें चाहिए दैट के बाद सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास यहाँ दैट लगाया था, उसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत थी, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ दो सेंटेंस अलग अलग थे, इसलिए ये आसानी से हो गया। लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। कैसे बड़ा होगा, हमारे पास सब्जेक्ट है, हम इस सब्जेक्ट को यहाँ यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास ही, वो सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा ही कैन नॉट, और कैन नॉट यहाँ पे हम लगा देंगे। लास्ट में जो हमारे पास एक सिंगल वर्ड बचता है क्या, रन, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा वैसा।
तो सेंटेंस हमारा होगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट रन। हमें सिर्फ इसमें एक चीज की जो है वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी या हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, वो है कि दैट के बाद हमें सब्जेक्ट और कैन नॉट लगाना पड़ा। ये दो चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने इसको लगा दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या स्थिति बनने वाली है। ये जो सेंटेंस है, अब थोड़ा सा हमें अलग सोचना पड़ेगा कि भाई हम दोनों जो सेंटेंस हम कर रहे थे उन सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट थे, सेम सब्जेक्ट थे, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा था कि करने वाला कौन है, क्या हो रहा है, सब कुछ हमें समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी स्थिति चेंज होने वाली है। क्या चेंज है। ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। भाई पेड़ बहुत ऊंचा है, उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। तो पेड़ ऊंचा है और चढ़ने वाला कोई दूसरा है। यहां पे हमें सेंटेंस को हमें समझना है कि पेड़ ऊंचा है तो पेड़ के ऊपर पेड़ ही नहीं चढ़ेगा। यहां पे जितने सेंटेंस थे उसमें सब्जेक्ट ही कर रहे थे सब। ही इज टू टायर्ड टू रन। भाई जो व्यक्ति थका हुआ था वो भी ही था, और दौड़ने वाला है वो भी ही था। हमारे पास यहां बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि यहां सब्जेक्ट दोनों काम वही कर रहा था, टायर्ड भी वही था और दौड़ भी वही रहा था। लेकिन यहां पे हो रहा है थोड़ा सा चेंज है। ट्री हाई है लेकिन चढ़ने वाला कोई और है। पेड़ पे पेड़ तो चढ़ेगा नहीं, भाई पेड़ के ऊपर चढ़ने वाला तो कोई दूसरा व्यक्ति है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें। तो ये एक जनरल चीज हो जाती है कि भाई हम अगर यहाँ पे चढ़ने वाला व्यक्ति है तो कोई दूसरा ही होगा, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसी कंडीशन में हम करेंगे ट्री इज टू हाई, टू की जगह हम लगा देंगे सो हाई, इस टू की जगह लगाएंगे दैट। अब एक जनरल सब्जेक्ट हम ले लेते हैं वन कैन नॉट। वन कैन नॉट, वन एक जनरल सब्जेक्ट है। हम इस वन की जगह पे आई भी लिख सकते हैं कि आई कैन नॉट क्लाइंब, क्योंकि हम लिख रहे हैं सेंटेंस को, हम लिखने वाले हम ही हैं, मैं नहीं चढ़ सकता। लेकिन जनरली हमें ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि वन लिखना चाहिए कि ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। आपको एक बात सुनाता हूं। एक स्टूडेंट क्लास में जाता है और उसको टीचर एक सेंटेंस देते हैं। जैसे ही उस स्टूडेंट को ये सेंटेंस मिलता है तो वो उसका जल्दी में सो दैट लगा के इसको चेंज कर देता है। टीचर कहते हैं कि इसमें सो दैट लगा के चेंज कर दो, और जल्दी में वो करके चला जाता है, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि TOO2 इसकी जगह पे सो लग जाता है, TO2 इसकी जगह दैट लग जाता है। उसको ये मोटा मोटा याद रहा और इसको लिख के वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने सब्जेक्ट और कैन नॉट नहीं लगाया था, इसलिए उसको मार्क्स यहाँ पे 0 मिलते हैं, उसका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपके साथ ये गलती ना हो, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। तो आज हमने पढ़ा कि इफ अनलेस का यूज कैसे करना है। आज हमने देखा कि नेगेटिव कैसे बनाना है दोनों कंडीशन में, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या सो दैट कब, जब हमें सब्जेक्ट का पता हो या सब्जेक्ट का पता ना हो। हमने सारी कंडीशंस को क्लियर कर लिया और हम अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि डू एज डायरेक्ट वाला हमारा पोर्शन बिल्कुल भी वीक नहीं रहेगा, और अब हम डू एज डायरेक्ट वाले टॉपिक से कभी नहीं डरेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, फायदेमंद लगा है, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग या फायदेमंद वीडियोस आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको उपयोग कर सकें और वो भी अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।